हर एक औरत की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अब दहेज प्रथा के खिलाफ सिर्फ पोस्टरें मत लगाओ। अगर एक ऐसा लॉ पास कर दे कि जो दहेज का दहेज नाम शब्द पे ही उस बंदे को या उस लड़के की पूरी फैमिली को जेल होगा। मैं भी बहुत गंदे तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हुई थी और करेगा वो तो मैं हमेशा करूंगी, क्योंकि मैं भी उस दर्द से गुजरी हूँ कि द्रौपदी शस्त्र आपको खुद को उठाना होगा। कृष्ण तो नहीं आएंगे कलयुग में, आपको खुद ही शस्त्र उठा के खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़ और मैं हूं निशिकांत। दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिससे अनगिनत महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ताज़ा आंकड़ा है, बिहार में पिछले एक साल में करीब 1000 महिलाओं को दहेज का शिकार होना पड़ा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है। और ऐसे में विगत एक सालों में 1000 बेटियों की महिलाओं की जान दहेज के लिए चले जाना वाकई दुखद बात है। और इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, एक रिपोर्ट आई है और विगत एक सालों में 1000 महिलाओं को करीब अपनी जान गंवानी पड़ी है दहेज को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं, दहेज प्रथा या फिर डाउरी एक ऐसा आपके एक लॉ के अंडर में आता है जहां पे मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बेटियों के फैमिली से या पिता किस प्रेशर में आके ये चीज़ें दान में देते हैं। अरे, कहते हैं कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, और मुझे ये भी समझ में नहीं आता है, उन लोगों के ऊपर भी सवाल है कि जो दहेज लेके बेटी घर ले जाता है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे यही दिखा रहे हो कि दहेज प्रथा, तो मैं ये बोलूँगी यहाँ पे आप अपनी बेटी को नहीं बेच रहे हो, आप अपने लड़के को बेचने निकले हो। और दूसरी बात, जैसे हमारे ऑनरेबल सीएम साहब शराबबंदी में टोटल फेल है, वैसे हमेशा उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने शराबबंदी की थी आधी आबादी के लिए, ताकि डोमेस्टिक वायलेंस कम हो, ताकि महिलाओं का उत्थान हो। और वहीं पे आपके डाउरी सिस्टम को वो रोक नहीं पाए। हर जगह एक दो जगह पोस्टर कभी कभार दिख जाता था, आजकल तो वो भी नहीं दिखता है कि भाई दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, फलाना XYZ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ एक उस औरत की भी जिम्मेदारी है जो इस प्रेशर से अपने आप को बाहर निकले। और इसके लिए एडुकेट करना, एक साहस, एक हिम्मत देना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि ऐसे में बहुत सारे महिलाओं को जानती हूँ जो पढ़े लिखे होते हुए भी इसके ऊपर बहुत ज़ोर से, बहुत दहाड़ के बोल नहीं पाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों वो बोल नहीं पाते। कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रेशर है, डर है। लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि भाई आप जितना ज़्यादा अपना तकलीफ़ लोगों को आके बताओगे, उतना ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होगा। बहुत लोग अपना इमेज भी नहीं ख़राब करना चाहते कि मैं दहेज दे के शादी की, उसके बाद मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरे को मारा काटा जा रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी आए दिन हम सुनते आ रहे हैं। तो ये तो मैं बोलूँगी कि हर एक औरत की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अब दहेज प्रथा के खिलाफ सिर्फ पोस्टरें मत लगाओ, आप उस पर विश्वास करो, और जब अपनी बारी आए तो उस पर भी आप खड़े उतरो और स्टैंड करो। और सरकार को तो खैर क्या ही बोले, 17 सालों से बिहार की जो स्थिति है, एडुकेशन को लेकर बोलिए, स्वास्थ्य को लेकर बोलिए, या फिर एक सोशल अवेयरनेस को लेकर बोलिए, वो इतना निम्न स्तर पे गिर गया है कि एक बेसिक रेस्पेक्ट एक महिलाओं को आजकल मिलता नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे घर के पुरुषों को जानती हूँ, डॉक्टर इंजीनियर को जानती हूँ, जो अपने औरतों को पीटते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, और उसी वक्त किसी दूसरे औरत के साथ वो शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस ज़रूरी है, और इस पे कानून और सख्त होनी चाहिए। सिर्फ आपको 5 साल जेल या बेल देके छोड़ देना ये नहीं, ऐसा कानून सख्त होना चाहिए कि वो डर जाएं, दहल जाएं कि औरतों के ऊपर अगर हम लोग ऐसा कुछ अत्याचार करेंगे तो इसका कोई माफ़ी नहीं। तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था और अगर सही और अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कुछ ऐसे नया पिटिशंस अगर आएगा, जैसे कि बहुत इजीली हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने अपने कानून में बदलाव करके आनंद मोहन सहित बहुत सारे ऐसे लोगों को आप छोड़ देते हो, तो क्यों नहीं ऐसा कोई कानून आए जिसमें महिलाओं को भी अपने आप पर गर्व महसूस हो, सिक्योर महसूस हो, कि वो डरे नहीं कोर्ट में जाने से, वो डरे नहीं इस बात में बात करने से, या वो कोर्ट के फीस से भी डरे नहीं। उनके लिए कुछ ऐसा लॉ होना चाहिए, और ये सबके लिए, पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, क्योंकि दर्द तो देखिए सबके लिए समान है। जो दर्द मेरा है वो दर्द उनका भी है। तो ये सोचने पे हम सब औरतों को ये सोचना पड़ेगा कि कैसे इस कानून को लागू करवाया जाए, और आवाज़ तो हम सबको ही उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि
मीडिया में जितना प्रचार किया गया दहेज प्रथा के खिलाफ सरकार के द्वारा या फिर जितने बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगवाए गए, उस हिसाब से अवेयरनेस लोगों के बीच निचले तबके तक, या यूं कहें कि ऐसा तो नहीं है कि दहेज प्रथा के शिकार सिर्फ निचले तबके के लोग हो रहे हैं, मध्यम वर्ग भी हो रहे हैं, उच्च वर्ग भी हो रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस का कहीं बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई आप जब डाउरी सिस्टम के खिलाफ कोई जल के आता है, या किसी की बीवी को मार दिया जाता है, या फिर किसी को क्या कहते हैं बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, तब आप कोर्ट पहुंचते हो। तो भाई उससे पहले क्यों नहीं, जब दहेज देते वक्त क्यों नहीं कोर्ट पहुंचते हो? तो वो लॉ का जो एक गैप है, उस गैप को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अवेयरनेस अपने आप ही क्रिएट होगा। जैसे कोई नया लॉ आने पे हम सबको पता है कि बहुत पहले एक बार आशाराम बापू के ऊपर जब ये सारी चीज़ें होती तो पॉस्को के बारे में हम सबको पता चला था कि एक नाबालिग के साथ जो उन्होंने किया था ना, आज वो जेल में। तो उस बारे में बहुत अवेयरनेस है लोगों को, और कुछ एक मूवी भी रिलीज़ हुआ तो उसमें तो हमें अवेयरनेस जो है वो एज लॉ के पार्ट से उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, और साथ में हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ जब तक आप बुलंदी होके बोलेंगे नहीं, तब तक और लोग इसको सीरियसली लेंगे नहीं। और मैं तो बोलूँगी सबसे ज़्यादा शिकार गरीब से ज़्यादा तो अपर क्लास की महिलाएं होती है। वो लोग अपना मुंह बंद करती है अपने पिताजी के नाम पर, अपने पति के नाम पर, अपने ससुर के नाम पर। तो भैया मुंह बंद क्यों? जब आपको पैसा दे के ही मरना है तो वही पैसा आप अपने सेफ्टी के लिए रखो ना, वही पैसा आपको दर दर भटकने पे मजबूर ना करे। ये अवेयरनेस सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैम, राज्य सरकार पे खाली उंगली उठाने से होगा क्या? केंद्र सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है। डेफिनेटली बनती है, और मैं एकदम ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि केंद्र सरकार ने इस पे काम नहीं किया है। देखिए 9 साल की उपलब्धि अगर हम मोदी सरकार की जब गिनाते हैं, हम लोग इतना देखते हैं कि भारतवर्ष में या फिर हमारे इंडिया वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी नंबर 5 पे गया है। तो एक प्रधानमंत्री के साथ उनकी पूरी टीम, जो ऑर्गेनाइजेशन मिलके जितना उपलब्धियाँ किए हैं, या फिर अभी जो भी थोड़े बहुत अवेयरनेस आए हैं, दैट इज़ ड्यू टू सरकार, अभी का जो सेंट्रल में सरकार है। बट डेफिनेटली सरकार, हमारे सेंट्रल में भी और चीज़ों को बदलने की आवश्यकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि इस पे बेटी क्या कहते पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान जो उन्होंने ये किया था, और सेव गर्ल चाइल्ड जैसे जो एंथम उन्होंने लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर किया था, उसके वजह से ही लोगों में इतनी जागरूकता आई कि अभी आपको आंकड़ा साल भर में 1000 दिख रहा है, जो पहले और डबल था, ट्रिपल था। बट इसको जड़ से अगर ख़त्म करना है तो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट अगर एक ऐसा लॉ पास कर दे कि जो दहेज का, दहेज नाम शब्द पे ही उस बंदे को या उस लड़के की पूरी फैमिली को जेल होगा, और जो दहेज देगा उसका भी जेल होगा, क्योंकि अपराध करने से पहले अपराधी अपराध करने देता है। तो इक्वली दोनों को पनिशमेंट जब मिलने लगेगा तो लड़की पक्ष और लड़के पक्ष दोनों सजग हो जाएंगे। कुछ कहना चाहती हैं उन महिलाओं को जो आज भी उस दौर से गुजर रही हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ कहना चाहती हैं? देखिए ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप मेरा जोश टॉक अगर आप देखेंगे, जो बंगाली में भी रिलीज़ हो चुका है, हिंदी में भी आने वाला है, मैं भी बहुत गंदे तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हुई थी, और कभी अपना स्टोरी आप लोग को अलग से सुनाएंगे। और मेरा इसीलिए मेरा जो संस्था है आई ग्लैम, जिसके थ्रू मैं टैलेंट हंट करती हूँ, उसमें मेरा हमेशा से ही वॉक विथ अ कॉज रहता है, जिसमें स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेव गर्ल चाइल्ड के ऊपर हम काम करते हैं। और हम हमेशा महिला, पुरुष या फिर बच्चों को ये प्रोत्साहित करते कि भाई अभी से ये चीज़ों को सीख लो, स्टैंड लो, नहीं तो आपके लिए स्टैंड कोई और नहीं लेगा। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, आपके दायां हाथ भी आपके बायां हाथ को सपोर्ट नहीं करेगा। और इस स्टैंड लेने के लिए मेरे से जो बन पड़ेगा वो तो मैं हमेशा करूँगी, क्योंकि मैं भी उस दर्द से गुजरी हूँ। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, 14 साल में भुक्तभोगी हूँ। उसके बाद में उससे बाहर निकल के मैं और उस डोमेस्टिक वायलेंस के दौरान भी मैंने अपना ये कार्यक्रम चलाया। लेकिन हाँ, मेरे को भी निकलने में टाइम लगा, क्योंकि वही डर है जो समाज का डर। लेकिन फाइनली रियलाइज़ हुआ कि आप जब दर्द में रहते हो कोई साथ नहीं देता, आपको खुद को अपना साथ देना पड़ता है। और जब आप इस दर्द से उभरते हो तो आपको लोगों का दर्द देखने को मिलता है। तो मैं तो वही बोलूँगी भाई, डर के कोई काम नहीं होगा जब तक आप खुद अपना, हम लोग ऐसे बोलते कि महिषासुर मर्मर्दिनी, दुर्गा का रूप है हम, लेकिन अपने पर जब बन आती है तो हम लोग रिंग मास्टर के अंडर में रह के वो शेर बन जाते हैं जो चाबुक से चलते हैं। तो भैया चाबुक चलाने का टाइम अभी गया, अभी आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मैं हमेशा से मानती हूँ कि द्रौपदी
शस्त्र आपको खुद को उठाना होगा, कृष्ण तो नहीं आएंगे कलयुग में, आपको खुद ही शस्त्र उठा के खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। धन्यवाद मैम। ये थे देवजानी मित्रा जी, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी संजीदगी से रखा और उन्होंने खुद बताया कि मैं खुद उस दौर से निकल चुकी हूँ, मैं खुद कभी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रह चुकी थी और आज अब अलग मुकाम पे ये हैं। और एक बात आपको कहना चाहूँगा मैं कि बड़े बड़े बैनर लगाने से, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से या बड़े बड़े प्रोग्राम चलाने से कुछ नहीं होने वाला, और सरकार पे इल्ज़ाम लगाने से भी कुछ नहीं होगा। आपको और हमको जागना होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, इस समाज का भला हो सकता है। ऐसे ही हमारी खबरों को देखते रहिए। धन्यवाद।